देखिए, भारत की जनगणना एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको लेकर इस समय सबसे ज्यादा प्रतीक्षा की जा रही है कि भाई 2021 की जनगणना का डेटा कब आएगा। लेकिन अभी तक तो ये जनगणना का डेटा नहीं आया है, बल्कि उसकी जगह पे कल एक रिपोर्ट आई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई थी और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट के तहत एक बहुत सनसनीखेज जो है रिपोर्ट है अपने आप में, जिसके तहत ये बोला गया कि दुनिया में भारत नंबर 1 देश हो चुका है आबादी के मामले में। बड़ा सरप्राइजिंग था ये रिपोर्ट देख करके, मैं भी बहुत सरप्राइज हुआ। बट एटलीस्ट अब ये क्या डेटा हो सकता है। देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा दिया गया है, तो निश्चित तौर पे आप मान सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़े संस्थान के द्वारा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी संस्था आपकी यूनाइटेड नेशन है। तो ये पहले इस खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, 2021 का जो डेटा है वो अभी आने में डिले है। मान के चलिए कि वो अभी अगले साल तक डेटा आपका आएगा। वो सरकार के द्वारा कोविड के कारण से, कई सारे कारणों से वो डेटा आपका डिले हो गया है। अब हो सकता है चुनाव के पहले आ जाए, चुनाव के बाद आ जाए, जो भी होगा उसकी प्रतीक्षा है हमें। लेकिन इस समय चूंकि चर्चा में बना हुआ है, सबके दिमाग में यही है कि भाई जनगणना का डेटा कब आएगा। अब चूंकि अंतिम समय चल रहा है 2011 की जनगणना का, यदि 21 का डेटा अभी तक आ जाता, क्योंकि 23 चल रहा है, तो निश्चित तौर पे 21 की जनगणना आपको पढ़ा भी चुके होते और उससे क्वेश्चन भी बनने लग जाते। अब आयोग के पास अभी 21 की जनगणना ना होकर 2011 की जनगणना ही है, तो इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी से प्रश्न बनेंगे। और इस समय इससे हर बार हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक जनगणना से पूछे जाते हैं। जनगणना एक दिन में याद नहीं होती है, इसलिए आज के सेशन में आप मेरे साथ जो फैक्ट मैं आपको बताऊं, तथ्य आपको बताऊं, उनको ध्यान से सुनना है, साथ साथ लिखते भी जाना है। कुछ ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि मैं ब्लास्ट कर दूंगा बहुत सारे फैक्ट का, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता के जाऊंगा जो रफली आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम 1-2 सेशन और रखेंगे और जनगणना आपकी पूरी क्लियर करा दूंगा 11 की। अब 11 की जनगणना यदि आपकी क्लियर हो जाएगी तो 21 की जनगणना में आपको कंपेयर करके 11 की जनगणना को पढ़ना पड़ता है, तो यह भी काम हो जाएगा। और जैसे 21 का डेटा आएगा तो 21 के डेटा को भी हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, मेरी जिम्मेदारी है। तो पहले मैं एक बार यूनाइटेड नेशन के बारे में बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहा है। थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन की इस घटना के बारे में देखिए, ये आज तक की न्यूज थी कल की, कि भारत जो है आबादी के मामले में चीन की तुलना में लगभग 29 लाख लोग चीन से ज्यादा हो गए हैं। 29 लाख लोग जो है चीन से ज्यादा हो गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है और इस आंकड़े में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। यह देख सकते हैं आप, ठीक है, यह है डेटा। तो भारत चीन को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से। अभी हमारे डेटा जारी होंगे, ठीक है, उसकी प्रतीक्षा कर लीजिए। तो भारत की आबादी कितनी पहुंच गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? 142.86। ये रियल टाइम डेटा हो सकता है, अब जो भी हो। और यहां तक करें कि इस साल हम 30 लाख की बढ़त बना लेंगे, अभी भारत की आबादी और तेजी से बढ़ेगी ग्रेजुअली। चीन की आबादी कितनी है? 142.57। देखो, चीन की आबादी हो सकता है चीन पीछे हो चुका हो हमसे, क्योंकि चीन के द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी आपकी, एक बच्चे की जो नीति थी वो काफी लंबे समय तक चली, 2018-19 तक चीन उसे लेके चल रहा था। तो उस कारण से भी, और फिर दूसरा क्या है, एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो चीन में जनसंख्या निश्चित तौर पे डाउन हुई होगी, ये तो तय है बात, है ना। तो ये एक आपकी जो बहुत बड़ी चर्चा है, इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि हमारी आबादी जो है पहुंच चुकी है इस डिजिट में। कल काफी लोग लाइव में, काफी बच्चे जो है डिस्कस भी कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, तो मुझे लगा कि चलो मैं फिर आपको बता ही देता हूं। 142.86 ये आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया है। अब देखो, मैं आपको एक वेबसाइट का डेटा दिखाता हूं, ठीक है, एक वेबसाइट का डेटा है और मैं चाहता हूं कि उस वेबसाइट के डेटा को आप लोग भी देखें। और संभवतः मुझे लगता है कि ये डेटा रियल टाइम डेटा होगा, तो इसमें तो भारत बहुत पीछे है। अब पता नहीं ये सच्चाई कितनी है, बट एक वेबसाइट है, वो आप लोग भी सर्च कर सकते हो। मैं वेबसाइट आपको बता देता हूं, worldmeter.info। मैं आपको पहले दिखा देता हूं, बाद में आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। ये वाली साइट, ये देख सकते हैं, ये आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे यहां पे। ये एक वेबसाइट है worldmeter.info। वैसे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि विश्व की आबादी 8 अरब पहुंच चुकी है। ये देखिए, पूरे वर्ल्ड की
पॉपुलेशन का रियल टाइम काउंटडाउन चल रहा है, रियल टाइम काउंटडाउन। और हो सकता है आप बहुत जो है सरप्राइज हो जाएं, हर टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं और हर टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोग खत्म भी हो रहे हैं। तो यहां पे देखिए प्लस माइनस भी हो रहा होगा ये डेटा। ये देखिए पूरी की पूरी आबादी है, ये पूरे विश्व की आबादी है और पूरे विश्व की आबादी के साथ साथ मैं भारत की आबादी को दिखाऊं यदि इस साइट के हिसाब से www.worldmeter.info के अंतर्गत ये मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं। तो ये साइट में आप लोग भी देख लेना और इस साइट में ही देखिए ये डेटा है चीन का। अभी भी देखा जाए इस साइट के अकॉर्डिंग तो चीन नंबर 1 में बना है। चीन की जनसंख्या ये साइट दिखा रही है 1,45,000, ठीक है, वो माफ करेगा 1 लाख कहां से 1,45 करोड़ है ना, ये जनसंख्या है। और भारत की इस साइट के हिसाब से 1,41 करोड़ है। अब यदि हम ऑफिशियल देखो, ऑफिशियल हम संयुक्त राष्ट्र को ही मानेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को। यहां पे देखिए ये संख्या घट बढ़ रही होगी, आप इंडिया को भी देख सकते हैं इसमें। ये हमारे देश की का रियल टाइम डेटा दिखा रहा है, यहां पे देखिए बढ़ रही है ये। तो हर सेकंड में बच्चे जन्म ले रहे हैं, हर सेकंड में मृत्यु भी हो रही है। अब ये किस सर्वे के हिसाब से चीजें करते हैं ये नहीं पता है, बट ये साइट के हिसाब से एक डेटा आपका जो है worldmeter.info, आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं यहां पे बात कर रहा था, हम जनगणना की बात कर रहे थे कि भाई जनगणना को लेकर 2011 के डेटा है। तो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को मैंने बता दिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं। अब देखो नंबर 1 ये कौन है, अमित कुमार जी कह रहे हैं सर जहां नंबर 1 आना रहता है वहां लास्ट में रहता है। सही बात है, बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट हो या फिर अन्य बहुत सारी संस्थानों की रिपोर्ट हो, उनमें अभी हमारी स्थिति बहुत दयनीय रहती है, बात सही है। बट एट लीस्ट आबादी के मामले में तो हम बहुत ज्यादा हो गए, तो डरने की अब जरूरत नहीं है। विश्व में चीन से भी अब डरने की जरूरत नहीं रही, संख्या बल में ज्यादा है, युवा देश है, विश्व का सबसे युवा देश भारत ही है इस समय। तो अब देखो आप लोगों के कंधों में सारा दारोमदार है कि अब देश को आप किस दिशा में ले जाते हो। ठीक है, देखिए अब मैं आपको आपकी शक्लें दिखाता हूं, ये है आपकी शक्लें, अब ढूंढो आप लोग अपने अपने को। ये है हमारे देश की पॉपुलेशन, देख सकते हैं आप, लैंड बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अभी वो सारा डेटा मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। क्षेत्रफल बहुत कम है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या में 2011 के हिसाब से दूसरा स्थान था। अब शायद पहला हो जाए, 21 की जनगणना आ जाए तो सरप्राइजिंग हो जाए। तो ये देख रहे हैं। अब देखो ऐसा नहीं है, इस देश में यदि इस जनसंख्या का सही सदुपयोग कर लिया जाए तो शायद हमसे पावरफुल कोई नहीं बने। लेकिन एक चीज सोचिएगा, मैं हमेशा एक बात जरूर सोच रहा हूं, जब भी बात आती है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आती है या फिर ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है, मानवीय संसाधन की बात करते हैं, तो एक बात मेरे दिमाग में खनकती है, शायद आप लोग भी आज इस प्रोस्पेक्टिव को समझ पाए कि हमेशा सरकार कहती है कि भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी जनसंख्या नीति भी जारी की गई, जिसके तहत कहा गया कि भाई 2 बच्चे ही रखने हैं, 2 से ज्यादा रखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं आपकी छीन ली जाएंगी या बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी यदि आप 2 बच्चे ही रखेंगे, 1 बच्चा रखेंगे। तो मुझे कई बार ये लगता है कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है हमारा, संसाधन सीमित हैं और हम हमेशा ये एक स्वप्न, दीवा स्वप्न देखते रहते हैं कि बहुत बड़ी आबादी है, हम बहुत कुछ कर लेंगे, इस आबादी को ह्यूमन रिसोर्स में बदल देंगे। यदि ऐसा संभव होता तो सरकारें क्या करती, लोगों को भी बोलती कि भैया आप भी 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे रखिए और ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सरकार क्या कर रही है कि 1 बच्चा ही जरूरी है, 2 बच्चे ही जरूरी है। परिवार नियोजन बहुत मस्ट है और जनसंख्या में नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, संसाधनों में भार बढ़ेगा। तो यदि परिवार के स्तर पे आप मैनेज नहीं करते तो एक राष्ट्र के स्तर पे भी आप देखा जाए, एक राष्ट्र एक बड़ी संस्था है, बड़ी इकाई है, तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी आबादी मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, संसाधनों के ऊपर अतिरिक्त दबाव है, इसलिए सरकार की बात को मानना बहुत जरूरी है। तो उस मुद्दे पे अभी बाद में बात करेंगे। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं देश की आबादी का प्रतिनिधित्व है, ये फोटो कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं सेंसस 2011 की, ठीक है। अब देखो ये तो रही कुछ इंटरेस्टिंग बातें, अब बात करना है रटने की। अब आपको याद करना है, मैं आपको बहुत सारे फैक्ट देता, बहुत सारी चीजें यहां पे डिस्कस करना जाऊंगा, आप लोगों को लिए लिखता जाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथ साथ मेरे क्या करेंगे, उसे भी लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो फाइनली हम 2011 की जनगणना को देख रहे हैं।
2011 की जनगणना को देख रहे हैं, उसके अंतिम आंकड़े देख रहे हैं। ठीक है, पहले मैं डेटा बता देता हूं, फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो जनसंख्या वाले सेगमेंट से पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन जारी करता है रिपोर्ट, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग है, वो सब चीजें बाद में देखेंगे। संविधान की किस अनुसूची में प्रबंध है, कौन बड़ा अधिकारी, सब कुछ डिस्कस बाद में करेंगे। पहले मैं यहां पे आता हूं 2011 की जनगणना के ऊपर सीधा सीधा। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, एक बार याद कर लेते हैं आज। ठीक है, एक बार याद कर लेते हैं। 1 अरब 21 करोड़ 08 मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे। 8,54,977 ये टोटल आबादी है, एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो आप। ठीक है, 121 करोड़ वैसे आमतौर पे बोला जाता है, अब ये 140 करोड़ तो पार कर चुकी है। ठीक है, अभी देखो 2021 के जनगणना में हमें पता चलेगा लगभग 140 के आसपास रहने वाली है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा ग्रोथ, ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई है, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 ये भारत की जनगणना है 2011 के टोटल के माध्यम। ठीक है, अब मैं यहां पे देखो पुरुष आबादी और महिला आबादी में परसेंटेज का यूज करूंगा। टोटल पुरुष कितने हैं, संख्या नहीं लिखूंगा लेकिन संख्या में कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत जगह पे संख्या और संख्या की जरूरत भी नहीं है, रफली आइडिया ये आप लोगों को दिए दे रहा हूं। पुरुष आबादी टोटल है आपकी 51.47% पुरुष है। महिला आबादी की बात करें तो टोटल 48.53 महिला आबादी है। ये महिला आबादी है और ये पुरुष आबादी। दो डेटा तो ये याद कर लो साथ में। ठीक है, लिखते जाओ भाई सभी लोग, ये लिखते जाना है, भूलना नहीं है। जब आप लिखोगे तभी याद रहेगी ये। ठीक है, 2011 की जनगणना पढ़ा रहा हूं। पुरुष आबादी है 51.47% और महिला आबादी है 48.53%। एक काम करना, एक पूरे कागज में लिख करके जहां पे सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो, चलते फिरते उठते बैठते टेबल में या तो चिपका लो, वहां पे नजर पड़ती रहे, याद हो जाएगा। एक एक डेटा डेली 3-3 4-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया टोटल जनसंख्या। ठीक है, अब बात करते हैं, एक आयु वर्ग बनाया गया है 0 से 6 आयु वर्ग का। 0 से 6 आयु वर्ग की बात करते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग की बात करते हैं। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है टोटल, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है 13.6%। 13.6% टोटल जनसंख्या का 13.6% 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का है। ठीक है, अब यहां पे अगला डेटा बता रहे हैं नगरीय जनसंख्या कितनी है, नगर में कितने लोग रहते हैं और गांव में कितने लोग रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या और नगर की जनसंख्या दोनों अलग अलग है। ग्राम में रहने वाली जनसंख्या और तो गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 31.1। पहले तो ये आप लिख लो, 31.1% लोग क्या है, नगर में रहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार से अब बढ़ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो जनसंख्या है इसको कंपेयर करना पड़ता है हमें 2001 की जनगणना से हमेशा। अब जैसे 2011 की जनगणना को 2021 की जनगणना जब आएगी ना, तो उसको हम 2011 की जनगणना के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हम 2001 की जनगणना को 2011 की जनगणना से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई है, 17.7%। 17.7%। ये दशकीय वृद्धि से बोलते हैं, दशकीय वृद्धि। ये भी याद कर लो, ये पूछा जाएगा, ये जानना होगा। अभी देखो, अभी आपके पास यही है तो इसी से क्वेश्चन पूछता है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, 17.7। अब फिर से एक बार बता देते हैं, टोटल जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। ठीक है, पुरुष आबादी कितनी है 51.47, महिला आबादी कितनी है 48.53। ठीक है, इसमें से दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है 17.7। नगर में रहने वाले लोग कितने हैं 31.1। इतना तो रफली आपको याद ही कर लेना है, इतना डेटा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि अच्छा दशकीय जनसंख्या वृद्धि इतनी है तो एक वर्ष में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई होगी। तो एक वर्ष में जनसंख्या वृद्धि हुई है 1.64%। ये एक वर्ष की जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, औसतन है, एक तरीके से औसतन ही है ये सारी चीजें।
तो टोटल 10 साल में जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में 17.7% और प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो 1.64%। ठीक है, चलो रफली देखो, मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूं। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 943। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या है 943 1000 पुरुषों में, कि ठीक है 943 याद कर लो 943। साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर 73% साक्षरता दर 73% साक्षरता दर है। इसमें भी पुरुष और महिला दो कैटेगरी निकलते हैं कि पुरुष कितना पढ़े हैं, महिला कितने पढ़े हैं। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। ठीक है, पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9% है, 80.9% पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6% है। टोटल साक्षरता है 73%। कितनी है? 73%। अब बढ़ जाएगा डेटा, नया आएगा तो पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। लिखते जाना, यदि लिख लोगे तो ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, जन घनत्व की बात कर लेते हैं। जन घनत्व कितना है? जन घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 382 लोग निवास कर रहे हैं। डेंसिटी जन घनत्व 382। अब पहले इतना डेटा को हजम करो, ये जितना मैंने बताया। टोटल कितनी है? 1,21,08,54,977। ये टोटल है 2011 की जनगणना के अनुसार से। अंतिम आंकड़े हैं। पुरुष की बात करें तो पुरुष आपके कितने हैं? 51.47% पुरुष, 48.53% महिला। ठीक है, इसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है? 13.6। इसके बाद नगरों की बात करें तो नगरीकरण है 31.1। यहां पे बात थी दशकीय वृद्धि दर 17.7, वार्षिक वृद्धि दर 1.64। इसके बाद ये लिंगानुपात है 943, साक्षरता दर है 73, पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता है 64.6 और जन घनत्व है 382। अब डेटा बहुत आ गया, बहुत सारे नंबर्स आ गए, बहुत सारे संख्या आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, घबराओ मत। 1-2 बार देख लेना। ठीक है, ठंडा पानी पीना, 1-2 बार देख लेना, याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, 1-2 बार आंखों के सामने रखना है, चलते फिरते यही आपके दिमाग में आएगा, सब याद होगा, ऐसे कैसे नहीं याद होगा। चलो अब थोड़ा सा मैं कुछ फैक्चुअल चीज बता रहा हूं। सब जानते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान। ठीक है, 2011 के हिसाब से। सबसे छोटा राज्य कौन सा था? गोवा। ये भी रफली आप सभी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान के बाद कौन सा? वो एमपी, फिर आपका है महाराष्ट्र और फिर है आपका यूपी। टॉप 4 स्टेट ये हैं आपके। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य, ये क्षेत्रफल के आधार की बात कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। चौथे नंबर पे यूपी है। सबसे छोटा स्टेट गोवा, क्षेत्रफल के आधार पे। अच्छा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार आपका सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ये बेसिक बातें हैं, रफली याद होनी चाहिए, सेंसस के अंतर्गत ही आती हैं आपकी, ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुआ आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा यूटी आपका अंडमान और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे छोटा है सिक्किम, यह भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटा है सिक्किम, क्षेत्रफल में गोवा और जनसंख्या में सिक्किम। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे दिल्ली, वो जनसंख्या के आधार पे, माफ करिएगा, जन क्षेत्रफल के आधार पे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पर जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली है। दिल्ली का जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। ठीक है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यहां पे जनसंख्या के आधार पे भी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे कम आबादी रहती है, सबसे कम आबादी रहती है लक्षद्वीप से। देखो रफली डेटा है, सब आपको याद करते रहना है। ठीक है, तो अब यहां पे एक बार देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से टॉप यदि स्टेट देखें तो नंबर 1 में आपका यूपी है, फिर आपका महाराष्ट्र है, इसके बाद हमारा बिहार है। बिहार किसी से कम नहीं, बिहार।
और बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल। ये 4 आपको इसके भी याद रखना है, टॉप 4। क्षेत्रफल के आधार पर टॉप 4 मैंने बताए थे। पहले नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। जनसंख्या के हिसाब से पहले यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है, एपी है। अब आंध्र प्रदेश का चूंकि 2014 में बदलाव हो गया तो अभी डेटा नया आएगा, इसलिए 4 याद रखने हैं आपको, 4 याद रखने हैं। ठीक है, टॉप 4 यहां पे याद रखने हैं। क्लियर है, स्पष्ट है जनसंख्या की दृष्टि से। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि टॉप केंद्र शासित प्रदेश क्या होगा, तो पॉपुलेशन के आधार पे नंबर 1 पे दिल्ली है हमारा, नंबर 2 पे पुदुचेरी है, पुदुचेरी। ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। फिर है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, और इसके बाद है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार। ये पॉपुलेशन के आधार पे टॉप 4 बता दिए मैंने आपको, पॉपुलेशन के आधार पे टॉप 4 बता दिए। ठीक है, अब चलो लिंगानुपात की बात करते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल में। भारत का लिंगानुपात कितना बताया था मैंने आपको, 943, 943। केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, केरल कितना है, 1084, 1084। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात क्या है, ये सब 2013 की जनगणना से ये सर्वाधिक है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का कितना है, 889, 879। वैसे इसकी तस्वीर 10 साल में बदली है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहीं से बहुत सारी योजनाएं चालू की गई जो कि महिलाओं को लेकर के है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना यहीं से चालू की गई, सुकन्या समृद्धि जीवन, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के यहां से चालू की गई। ठीक है, अच्छा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करें यदि हम लिंगानुपात में, तो पुदुचेरी का लिंगानुपात है 1037, 1037। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है, दमन एंड दीव में। सबसे ज्यादा और सबसे कम है दमन एंड दीव में, दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये आपको लिंगानुपात के डेटा याद करना है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात क्लियर हो गया, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे ज्यादा केरल, यूटी में सबसे ज्यादा पुदुचेरी, सबसे कम दमन दीव। ठीक है, हाँ रटते जा रहे हो, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब। हाँ ठीक है। अच्छा एक होता है शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। सबसे कम शिशु लिंगानुपात है आपका हरियाणा में, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। देखो शिशु का मतलब है 0 से 6 वर्ष, शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष का जो शिशु लिंगानुपात है सबसे ज्यादा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये शायद आपको डेटा याद ना हो लेकिन फिर भी मैं आपको याद करा दे रहा हूं। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में, 972 है ये। ठीक है, और सबसे कम कहां पे है, हरियाणा में। याद रखिएगा सबसे कम है हरियाणा में, हरियाणा में। हम यूटी की बात करें, यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात करें कि सबसे कम कहां है, तो सबसे कम है आपका दिल्ली में। ठीक है, सबसे कम है आपका दिल्ली में, यह आपको याद करना है। सभी को इतना क्लियर हो गया। ये देखो लिंगानुपात में इतने से ही पूछ लेगा जो पूछना होगा, ज्यादा हमें यहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस के चक्कर में नहीं रहना है। इतना क्लियर हो गया सभी का लिंगानुपात। अब चलो अगले डेटा पे चलते हैं। लिंगानुपात के बाद अगला चलते हैं जनघनत्व की बात करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, फेवरेट टॉपिक है आयोग का। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है, राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व सबको ही पता होगा, बिहार राज्य। बिहार राज्य में 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं,
2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक, सबसे कम कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व आपका केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यूटी में सबसे ज्यादा है आपका दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। पूरा भारत दिल्ली आ चुका है। कितना है जनघनत्व दिल्ली का? दिल्ली का जनघनत्व है 11,320। 1 किलोमीटर के दायरे में 11,320 लोग रहते हैं दिल्ली में। सोचिए, आप दिल्ली में कहीं भी खड़े हो जाइए, मुखर्जी नगर में कहीं पर भी, तो धीरे धीरे लोग ही आपको धक्के मार मार के ही ले जाएंगे। तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लिंग जनघनत्व, ठीक है। और सबसे कम जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? यह सर्वाधिक हो गया। सबसे कम यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार। बहुत सारे द्वीप वीरान पड़े हैं यहां पे, 46 है ओनली, 46, ठीक है। यह हो गया आपका एक रफली जनघनत्व का डेटा। इतना ही पूछा जाएगा जनघनत्व से, इतना ही आएगा, रट लो, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। चलो साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा साक्षर जिला स्टेट कौन सा है? कौन सा सबसे ज्यादा साक्षर है? सर्वाधिक साक्षरता है आपकी केरल में। केरल सबसे साक्षर है, 94% साक्षरता है केरल में। इस बार हो सकता है 100% पार कर जाए, हो सकता है, मतलब कोई वो नहीं है, 94 तो ज्यादा ही रहेगी। अच्छा, सबसे कम साक्षर स्टेट कौन सा है? सबसे कम साक्षर है बिहार। मतलब ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जो शिक्षा का केंद्र है, जिसको लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है, वहां पे एजुकेशन स्तर इतना गिरा हुआ है। इस बार देखते हैं शायद सुधार हो। तो सबसे कम साक्षर बिहार, सर्वाधिक साक्षर केरल। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? यूटी है। यूटी सर्वाधिक साक्षर कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 91.8% लोग, जनसंख्या ही ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं। न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम है दादरा नगर हवेली। अब तो ये नहीं रहा, अब ये दमन द्वीप से जुड़ गया, लेकिन 2011 में था दादरा एंड नागर हवेली। सबसे कम है ये यूटी में, ठीक है, 76.2, ठीक है। अब इसको ध्यान कर लो। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94, बिहार सबसे कम, यूटी में लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। चलो ये हो गए आपके डेटा। देखो, बिहार दुर्भाग्य है और कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार के लोग जितना परिश्रमी और जितना मेहनत करते हैं, शायद भारत में कोई भी स्टेट इतना मेहनत परिश्रम करता हो, बट वहां की राजनीति ने सब चौपट कर रखा है। चलिए, अब ये हो गया आपका, काफी सारे डेटा हो गए। इतना पचा लोगे कि नहीं बताओ? आज के लिए इतना ही रखूं? इतना पचा लो, आज इतना पचा लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे टॉपिक लेकर के आऊंगा। अभी जनगणना से जुड़े हुए मैं कुछ आपको बेसिक चीजें पढ़ा दूंगा, ताकि आपकी नई जनगणना है तो बिल्कुल रिफ्रेश होके बस डेटा आपको देखना हो, बस कि ये अच्छा ये है। मैं वैसे क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ही नई जनगणना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना पचाओ, बहुत है ये, अपने आप में बहुत सारा डेटा दे दिया आपको, ठीक है। और एक बार दो बार नहीं हो तो सेशन को दोबारा देख लेना, रट जाएगी जनसंख्या, ठीक है। चलिए, अब नंबर 1 आ गए हैं तो फिर नंबर 1 बनिए पढ़ने में भी। और आप लोगों के हाथ में भारत का भविष्य है, इसलिए जिम्मेदारी समझिए, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, देश के लिए पढ़िए, है ना। रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा आप एक मोटिवेशन ये भी बना सकते हैं कि आप कंट्री के लिए एक अच्छे नागरिक के तौर पे बनना है तो एजुकेशन ही एक माध्यम है। चलिए, बाकी